जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लेक्चर में, जो कि है इंडियन पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था पर ये लेक्चर, जो कि सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको भारत की संवैधानिक इतिहास, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है, उसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। और उसको आप कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद में आप सेकंड लेक्चर पर मूव कीजिए, जिससे कि आपको पूरा फैक्ट से एक के बाद में एक सारे जो कि भारत का संवैधानिक इतिहास रहा है उस पर समझ में आएंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके आगे हम चालू करेंगे, जो कि पिछला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस एक्ट को मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, उसको मैंने वहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम चलेंगे उसके आगे के जो अधिनियम आए थे, जो कि भारत के संवैधानिक इतिहास से जुड़े हुए हैं, वो हम इसको आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अपने शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर बनाते जाइए आप, साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपने स्वयं के नोट्स वहां से स्टडी करके उसको पढ़कर आप बना सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप अनलिमिटेड टाइम व्यू करके भी आप अपने लेक्चर्स और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की संवैधानिक इतिहास यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको कि इंडियन पॉलिटी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसका ये सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद के जो एक्ट है उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद का जो एक्ट है वो हम आप कंप्लीट करेंगे, जो कि है क्विट्स इंडिया एक्ट जिसको बोला जाता है। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि उससे पहले भी एक अधिनियम आया था, जिसको कि संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे पहला अधिनियम, जिसको बात करते हैं अपन 1781 का, जिसको कि हम अ, बंगाल जुडिकल अधिनियम या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एक्ट आया था ये 1781 में आया था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में उसमें संशोधन किया गया था। वो संशोधन इसमें समझाया गया है, इसमें बताया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि संशोधन एक्ट 1781 के बाद में आता है। तो अगर हम बात करें 1781 का, 1781 का संशोधन अधिनियम, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश सांसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। और इसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट में कुछ खामियां थी। उस खामियों को ठीक करने के लिए, उसमें जो दोष थे, उन दोषों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा ये अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है, ये लाया गया था। 1781 में इसको पारित किया गया। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम नाम से जानते हैं बंदोबस्त बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको कि सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप नाम याद रखिएगा। 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसको कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जाना जाता है, वो पारित किया गया था। जो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें जो खामियां थी, उसमें जो दोष थे, उन दोषों को यहाँ पर दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, जिसको कि अन्य नाम बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको बंगाल जुडिकेचर अधिनियम, एक और नाम याद रखिएगा, बंगाल जुडिकेचर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे की, कि इस जो एक्ट था, जो कि अमेंडिंग एक्ट था, इस अमेंडिंग एक्ट में था क्या। तो इस कानून में गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत 1773 में आती थी, इस कानून में जो अमेंडिंग एक्ट लाया गया, इसमें गवर्नर जनरल को और साथ में उसकी जुड़ी हुई जो काउंसिल थी, उस काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्र अधिकार से यहाँ पर मुक्त कर दिया गया था, यानी कि उससे इसको फ्री कर दिया गया था। यानी कि अब इस एक्ट को पारित होने के बाद में गवर्नर जनरल और काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिए गए थे। और उनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे थे, यानी कि उनके पद धारण के बाद, यानी कि वो जब इस पोस्ट पर आ जाएंगे, यानी कि काउंसिल के अधिकारी और साथ में गवर्नर जनरल जब पद धारण करने के बाद में जो भी कार्य करेंगे, वो सारे कार्य इस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिए गए थे, जो कि 1781 का अमेंडिंग एक्ट के अंतर्गत इसको लाया गया था।
ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज थी। तो इसमें जो अधिकारी थे वो तो थे ही, साथ में कंपनी में जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी यहाँ पर कर्मचारी थे, जो सर यहाँ पर सर्विस दे रहे थे, जो यहाँ पर सेवक थे, उनके भी कार्य जो कि कार्य कर रहे थे, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर वादे नहीं किया गया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से उनको भी यहाँ पर उनके क्षेत्राधिकार से फ्री कर दिया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल, काउंसिल और कंपनी में कर रहे, जो कंपनी में जो काम कर रहे, कार्य कर रहे सेवक, वो सेवक थे, जो भी कार्य करेंगे उनको उनकी सारी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से यहाँ पर मुक्त कर दिया गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय में इनके द्वारा किए गए कार्यों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये 1781 के बंदोबस्त प्लान या बंदोबस्त कानून के अंतर्गत यहाँ पर लाया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से इन सभी को मुक्त कर दिया गया था। साथ ही साथ इसमें जो इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व जो वसूली के मामले थे, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार से उससे यहाँ पर बाहर रखा गया था। इस कानून को में जो कलकत्ता के निवासी थे, कलकत्ता के जितने भी निवासी थे, उन सभी निवासियों को यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत भी यहाँ पर नहीं रखा गया था, और मतलब अंतर्गत कर दिया गया था। सॉरी, यहाँ पर अमेंड में यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो रही है, इसको अमेंड कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर कलकत्ता में रहने वाले जितने भी लोग थे, जो निवासी थे, वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ गए थे। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जो कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के बाद में की गई थी। अब इसमें कलकत्ता में रहने वाले जो निवासी थे, वो सारे निवासी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार यानी कि उसके न्याय के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आ गए थे। अब इसमें हुआ क्या था, इस एक्ट के बाद में मतलब इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें कि न्यायालय हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए जो उनके निजी कानून थे, हिंदुओं के लिए अलग निजी कानून था, और मुसलमान जो अपने खुद के निजी कानून के साथ चलते थे, उन्हीं कानून के हिसाब से वाद और मामले तय किए जाते थे इस कानून के बारे में। साथ ही साथ में इस कानून के द्वारा यह भी व्यवस्था दी गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के दायरे में हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है। साथ ही साथ में इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं जो काउंसिल थे उनके नियमों के में उनके अंडर में जो नियम थे, विनियम थे, वो बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, ठीक है। मतलब इस कानून के अंतर्गत गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो प्रांतीय न्यायालय थे और काउंसिल थे, उनके नियम अब गवर्नर जनरल काउंसिल यहाँ पर बना सकते थे। यानी कि जितने भी प्रांतीय न्यायालय थे, उनके जितने भी नियम थे, वो नियमों को बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो दी गई थी, ये बंगाल जुडिकेचर अधिनियम या फिर बंदोबस्त कानून या फिर सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। तो ये था जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब हम चलते हैं 1784 का पीस इंडिया एक्ट, इसको हम समझते हैं ये क्या था। ये जब आया था उस समय में जो ब्रिटेन का शासक था वो था जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय के समय में ये आया था, और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था वो था विलियम पीट्स। तो विलियम पीट्स द यंगर यानी कि सबसे युवा अवस्था में वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री बनता है, और उस समय उसी के नाम पर ये एक्ट जाना जाता है, जिसको कि विलियम पीट्स द यंगर ने इसको पारित किया था। तो इसी कारण से इसको पीट्स इंडिया एक्ट नाम से जाना जाता है, जो कि उनके कार्यकाल यानी कि विलियम पीट्स द यंगर के कार्यकाल के समय में ये आया था 1784 में, जिस समय वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा था। यानी कि इसको पीट्स इंडिया एक्ट का निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें 1773 में जो खामियां थी, 1773 का जो अधिनियमित यानी कि उस समय की जो भी कानून की में नियमितता लाई गई थी, उसमें जो खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। इसमें था क्या, इसमें कंपनी के जो पॉलिटिकल वर्क थे और साथ में जो
ट्रेडिंग का वर्ता, यानी कि जो बिजनेस के कार्य थे, यानी कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया था। यानी कि अब राजनीतिक कार्य को अलग एक ग्रुप देखेगा, एक समूह देखेगा, और वाणिज्यिक कार्य को एक अलग ग्रुप यहाँ पर उसकी निगरानी करेगा। इस तरीके से दो यहाँ पर पृथक पृथक ग्रुप जो थे, जो उसकी निगरानी के लिए बनाए गए थे, वो कौन कौन से थे ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैध शासन तो प्रारंभ हो ही गया था, जो कि कब हुआ था, जो हुआ था 1765 के बाद में रॉबर्ट क्लाइव लेकर आ गया था। लेकिन उसके बाद में इसमें मजबूती जब आई, वो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आई, जो कि 1773 में आया था। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए यहाँ पर दो दो यहाँ पर व्यवस्था दी गई। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था दी गई, और दूसरी दी गई थी यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। ठीक है, ये दो यहाँ पर व्यवस्था दी गई, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापार से जुड़े हुए मामले थे उसको देखती थी, और साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो यहाँ पर राजनीतिक मामले से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर जो भी कार्य थे, वो कार्य यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दिए गए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में यहाँ पर टोटल 6 सदस्य की नियुक्ति के लिए क्राउन, यानी कि जो क्राउन था, जो शासक थे, वो यहाँ पर 6 सदस्य चुनकर यहाँ पर देते थे, जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल नियंत्रण व्यवस्था के लिए यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया था, जो कि राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए इस निकाय का गठन किया गया था। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर व्यापारिक मामले की जांच करता था, और जांच करने की अनुमति इसको दी गई थी। समझ में आ गया। तो इसमें जो द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था, उसमें दो तरीके की व्यवस्था दी गई, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो इस द्वैत शासन की इससे क्या हुआ, इससे यहां पर एक्चुअल में वेल गवर्न पॉलिसी की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को ये शक्ति थी कि वो ब्रिटिश के जो नियंत्रित भारत, यानी ब्रिटिश के कंट्रोल में जो भारत का क्षेत्र था, वहां पर रहने वाले जितने भी नागरिक थे और जो सैन्य सरकार थे, साथ ही साथ में वहां पर जो रेवेन्यू की एक्टिविटी, यानी कि राजस्व व्यवस्था की जो गतिविधियां थी, उसको यहाँ पर उसकी जांच करें, साथ में उसको कंट्रोल करें। ये शक्ति किसको दी गई थी, ये दी गई थी यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, और साथ ही साथ में इस प्रकार का जो अधिनियम था, ये दो कारण से यहाँ पर महत्वपूर्ण था। सबसे पहला कारण जो था, वो था भारत में कंपनी के अंडर में जो क्षेत्र आते थे, उस समय कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्र को पहली बार इस अधिनियम के थ्रू ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र, यानी कि ब्रिटिश के अधीन का क्षेत्र इसको कहा गया। पहली बार भारत को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र इस एक्ट के थ्रू कहा गया, जो कि पीस इंडिया एक्ट 1784 में आया। दूसरा जो था, वो यहाँ पर दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया। यानी ब्रिटिश सरकार अब यहाँ पर कंपनी के जितने भी कार्य थे, जो वहां पे काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ ही साथ में उसके द्वारा जो प्रशासन किया गया था, उसका पूरा कंट्रोल अब ब्रिटिश सरकार के पास में आ गया था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर पहला पॉइंट जो दिया हुआ है इसके प्रावधान में, वो है गवर्नर जनरल की परिषद में यहाँ पे सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी। यानी कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का आया था, उस समय जो गवर्नर की जो काउंसिल बना गई थी, उसमें 4 सदस्य अपॉइंट किए गए थे। लेकिन यहाँ पर पीस इंडिया एक्ट में अब यहाँ पर एक सदस्य कम करके यहाँ पर टोटल संख्या अब यहाँ पर 3 कर दी गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और साथ में गवर्नर जनरल को यहाँ पर एक वीटो शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके द्वारा वो जो भी वहां पर गवर्नर ऑफ काउंसिल जो भी यहाँ पर नियम बनाती थी, उस नियम को यहाँ पर वो खारिज भी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया था। और कलकत्ता को कंपनी की राजधानी, यानी कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी राजधानी बनाया गया था। किसको, कलकत्ता को बना दिया गया था। ये क्लियर हो गया। तो ये था पीस इंडिया एक्ट, जिसको कि मैं एक बार और पर रिवीजन कर लेते हैं। ये आया था जब ब्रिटेन का शासक कौन था, जॉर्ज तृतीय था, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के पद पर जो था वो था
विलियम पीट्स द यंगर, जो कि सबसे युवा अवस्था का प्रधानमंत्री था, जो कि लगभग 32 वर्ष की आयु में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। उस समय ये पीस इंडिया एक्ट आया था, इसलिए उसी के नाम पर इस एक्ट को कहा जाता है पीस, विलियम पीट्स के नाम से पीस इंडिया एक्ट कहा जाता है 1784। और ये जो एक्ट आया था, ये एक्ट आने का कारण था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें खामियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आया। ठीक है, और इसमें दो तरीके की व्यवस्था दी गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले को देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो राजनीतिक मामलों को यहाँ पर कंट्रोल किया करते थे। और इसके लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा नियुक्त होते थे। और इसके लिए जो ये जो 6 सदस्य की काउंसिल थी, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को किया करते थे, जो भी कार्य यहाँ पर होते थे। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ में यहाँ पर गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई थी। साथ ही साथ में यहाँ पर जो परिषद की संख्या 1773 में 4 थी, उसमें से 1 कम करके 3 कर दी, यानी कि घटा दी गई थी, 4 से 3 कर दी गई थी। कंपनी की राजधानी कोलकाता बनाया गया था। और यहाँ पर पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी इसी अधिनियम के तहत कहा गया था। क्लियर हो गया। तो ये था 1784 का पीस इंडिया एक्ट। अब हम चलते हैं अगले एक्ट की तरफ में, जो कि है अपना 1786 का अधिनियम। ठीक है ना, जिसको 1786 का एक अमेंडिंग एक्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर गवर्न करने के समय में लाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, क्वेश्चन बनते हैं। तो 1786 का जो विशेष अधिनियम है, यह अधिनियम किसके लिए लाया गया था? यह अधिनियम लाया गया था जिस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी इससे पहले जो गवर्नर था वो कौन था? वो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के बाद में जो अगला गवर्नर जनरल बन के आता है, वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल बनने से आने से पहले यहाँ पर एक अधिनियम लाया गया था। और ये अधिनियम उस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही यहाँ पर प्रपोज किया गया था कि मैं यहाँ पर गवर्नर जनरल बनने को तैयार हूं, लेकिन मेरी यहाँ पर 2 शर्तें होंगी। यानी कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है, और उसने ये पद स्वीकार करने के लिए यहाँ पर 2 शर्तें रखी थी। कौन कौन सी 2 शर्तें रखी गई थी? सबसे पहली शर्त तो थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को यहाँ पर ना मानने का अधिकार होगा। ठीक है ना, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को रद्द करने की शक्ति यहाँ पर उसको दी गई। दूसरी दूसरी थी, उसको कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए, यानी कि अब से वो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बनाया गया। यानी कि ये 2 शर्तें यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने से पहले रखी थी, और यहाँ पर ये दोनों शर्तें इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर पारित की गई। यानी कि उपरोक्त दोनों शर्तें 1786 के कानून के प्रावधानों में इनको जोड़ा गया। बस ये 2 बातें आपको याद रखना। 1786 का जो विशेष प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया, उसमें गवर्नर जनरल को अब सेनापति बनाया गया, यानी कि अब वो यहाँ पर प्रधान सेनापति के रूप में काम करेगा। साथ में गवर्नर जनरल को परिषद के नियम जो भी वो निर्णय लेती है, उस नियम को रद्द करने की पावर अब गवर्नर जनरल के पास में इस कानून के तहत आ गई थी। ठीक है, तो ये था 1786 का अधिनियम। इसके बाद में फिर शुरू होती है चार्टर एक्ट की, यानी कि 1786 तक जो कानून थे वो कानून रेगुलेटिंग एक्ट, पीस इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसके बाद के जो कानून आए वो एक चार्टर एक्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 1793 से लेके 1753 तक के जो एक्ट होंगे, वो सारे एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो वो सारे एक्ट चार्टर एक्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला एक्ट था ये 1793 का प्रथम चार्टर अधिनियम, यानी कि पहला चार्टर अधिनियम जो आया था, चार्टर एक्ट आया था, वो 1793 में आया था। इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई जो काउंसिल के निर्णय के ऊपर की जो शक्ति थी, ठीक है ना, वो शक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। यानी कि 1700
1793 को ये चार्टर एक्ट आता है, तो 1793 से लेके 1813 तक यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। साथ ही साथ में यहाँ पर भारतीय राजस्व यानी कि भारत से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, उस रेवेन्यू के द्वारा अब यहाँ पर जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था भारत से प्राप्त राजस्व से कर दी गई थी। यानी कि इससे पहले जो कर्मचारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर थे, उनको सैलरी, उनको वेतन ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, यानी कि जो ब्रिटिश सांसद थी वो वहां से रिलीज करती थी। लेकिन अब इस चार्टर एक्ट के बाद में ये व्यवस्था ब्रिटिश राजस्व यानी कि भारतीय राजस्व के द्वारा जो यहाँ पर धन इकट्ठा होता था, उस धन से यहाँ पर अब वेतन देने की व्यवस्था इस कानून के तहत की गई थी। साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति यहाँ पर प्रदान करने की भी शक्ति मिल गई थी। यानी कि यहाँ पर अब व्यापार करने का पावर, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य कंपनी को भी यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे सकती थी। यानी कि काउंसिल के निर्णय के ऊपर की जो शक्ति थी वो यहाँ पर मिल गई थी, ठीक है ना। और जो कि गवर्नर जनरल यहाँ पर जो थे, इसमें गवर्नर जनरल को बॉम्बे और बॉम्बे की और मद्रास की प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर भी अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई थी यहाँ पर, यानी कि अधिक कंट्रोल यहाँ पर प्रदान कर दिए गए थे। ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर। इसमें कमांडर इन चीफ यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पर प्रधान सेनापति के रूप में, जो कि 1786 का अमेंडिंग एक्ट था उसके रूप में, यहाँ पर अब जो गवर्नर जनरल था वो प्रधान सेनापति यहाँ पर कहलाएगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। तो इसमें तो जो था कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता इससे समाप्त कर दी गई थी। यानी कि अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की जो सदस्य होना उसको अनिवार्य नहीं था, ठीक है। ये भी बात मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ में इसमें व्यवस्था दी गई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों का जो राजस्व जो भुगतान होगा वो राजस्व के द्वारा होगा। ये भी क्लियर आपको हो गया होगा। तो ये था 1793 का चार्टर, ठीक है ना, जिसमें कि 20 वर्ष के लिए यहाँ पर एकाधिकार बढ़ा दिया गया था। यानी कि 1793 से लेकर अब 1813 तक कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार होगा। रिवीजन कर लेते हैं अपन। राजस्व के द्वारा यहाँ पे भारतीय राजस्व से जो वसूली हो रही थी उससे ही अब कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, ये इस एक्ट में जोड़ा गया। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति यानी कि व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की भी शक्ति इस एक्ट के द्वारा दी गई। ये 3 पॉइंट थे, इनको भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे, जो कि है चार्टर एक्ट 1813 का, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर जो 1793 के बाद में जो भी एक्ट है वो सारे एक्ट 1793 से लेकर 1853 तक के जितने भी एक्ट हैं वो सभी एक्ट चार्टर एक्ट या फिर चार्टर कानून के तहत ही आए गए। तो इन सभी एक्ट को चार्टर एक्ट कहा जाता है। तो अब जो अगला एक्ट है वो है 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है ना। इसके बारे में हम समझें तो इस कानून ने भारत में कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। यानी कि अब 20 वर्ष के लिए जो 1793 में चार्टर एक्ट के समय एकाधिकार बढ़ा दिया गया था, चार्टर एक्ट 1813 के बाद में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो इस कानून के तहत समाप्त। कंपनी के व्यापारिक अधिकार की कमी और प्रशासनिक अधिकार को यहाँ पर, यानी कि अब व्यापार अधिकार यहाँ पे कम कर दिया गया था, यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया था, और यहाँ पर प्रशासनिक यानी कि प्रशासन करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि अब इस एक्ट के तहत ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की अन्य ब्रिटिश कंपनियों को भी यहाँ पर आने का मौका मिल जाएगा। अन्य कंपनी जो कि यहाँ पर नहीं आ सकती थी एक अधिकार के तहत, अब वो एक अधिकार समाप्त होने के बाद में अन्य कंपनी का भी यहाँ पर आने का मौका मिल गया। यानी कि भारत में व्यापार के लिए अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यहाँ पर रास्ते खोल दिए गए थे, दरवाजे खोल दिए गए थे इस कानून के तहत। इसमें इस समय भी जॉर्ज तृतीय ही यहाँ पर
ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश राजा थे। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था मिंटो द प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था, जो कि 1807 से लेकर 1813 के बीच में यहाँ पर गवर्नर जनरल रहा था। और इसमें एक बात और कही गई थी, इसमें व्यापारिक एक अधिकार समाप्त करते करते यहाँ पर कुछ अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रखे गए थे, जिसमें कि चाय करने का, यानी कि चाय का व्यापार है ना, और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ में व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार, ये व्यापार थे। इस व्यापार पे एकाधिकार यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। लेकिन बाकी के अन्य व्यापार, जैसे कि वस्त्र का व्यापार या फिर कोई अन्य व्यापार जो कि भारत में आकर ब्रिटिश व्यापारी करना चाहते थे, उसके लिए यहाँ पर रास्ते खोल दिए गए थे। इन दिनों पर एकाधिकार अभी भी इस एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है। इस कानून ने भारत में कंपनी की जो शासित क्षेत्र थे, ठीक है ना, जो कंपनी ने जिस क्षेत्र में शासन करना चालू किया था, जिस क्षेत्र में अधिकार करके रखा था, वहां पर ब्रिटेन का जो राजा था उसकी यहाँ पर प्रभुता को प्रकट और स्थापित किया था, जो कि इस कानून के तहत देखने को मिलता है। साथ ही साथ में इस कानून में ईसाई मिशनरी, ठीक है ना, क्या ईसाई मिशनरी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, यानी कि ईसाई मिशनरियों की यहाँ पर आने की शुरुआत हो गई थी। ईसाई मिशनरियों का जो यहाँ पर मिशन था वो यहाँ पर भारत में रहने वाले लोगों को शिक्षा देना यहाँ पर तय किया गया था, यानी कि यहाँ के लोगों को एजुकेट करने की अनुमति मिल गई थी, यहाँ के लोगों को प्रबुद्ध करने की, एजुकेट करने की भी अनुमति इस कानून के द्वारा मिल गई थी, जिसमें कि ईसाई मिशनरियों की आने की शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में हो गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश इलाकों के जो लोग थे, जो नागरिक थे, उनको यहाँ पर वेस्टर्न जो एजुकेशन थी, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था इस कानून के तहत दी गई थी। ठीक है, शिक्षित लोगों की आवश्यकता यहाँ पर महसूस हुई। जब शिक्षित लोगों की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसके लिए यहाँ पर शिक्षा की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी। तो यहाँ पर एजुकेटेड जो नागरिक थे वो कम थे, तो यहाँ पर शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था यहाँ पर की गई, जो कि ब्रिटिश इलाके में जो नागरिक रहा करते थे उन सभी को पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन की प्रचार की व्यवस्था की गई। और उसके लिए पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का मद इस एक्ट के तहत रखा गया था। 1 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पर इस एक्ट में रखा गया, जो कि शिक्षा पे खत्म किया गया था। ठीक है ना। और साथ ही साथ में भारतीय साहित्य विज्ञान की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर भारतीय साहित्य विज्ञान में यहाँ पर स्टडी करना चालू कर दिया गया था 1813 के इस एक्ट के तहत। और यहाँ पर स्थानीय निकाय यानी कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जो यहाँ पर रह रहे थे, उन सभी पर यहाँ पर कर लगाने के लिए भी अधिकार दिया गया था। यानी कि इस कानून में भारत के में जो स्थानीय सरकार थी, यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उन लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति थे उन पर कर लगाने के लिए यहाँ पर अधिकार 1813 के इस चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था। और अगर वो व्यक्ति यहाँ पर कर देने के लिए सक्षम नहीं है, कर नहीं भुगतान कर पाते, तो यहाँ पर दंड की भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है ना। इसके तहत दंड की व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये जो अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इस समय जो किंग थे वो थे जॉर्ज तृतीय किंग रहे, और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड मिंटो द प्रथम भारत का गवर्नर जनरल रहा, जो कि 1807 में गवर्नर जनरल बन के आया और 1813 तक ये गवर्नर जनरल बनकर यहाँ पर रहता है। और इस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो इस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ चाय का व्यापार करने, चीन में व्यापार करने और अफीम के व्यापार करने के लिए यहाँ पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रह जाता है। बाकी अन्य जो अधिकार थे वो समाप्त करके ब्रिटिश की अन्य कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ पर मौका
दिया गया, उनके लिए रास्ते यहाँ से खोल दिए गए। यानी कि मतलब भारत में ब्रिटिश नागरिकों और वह कंपनियों को इस एक्ट के तहत व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो इसके लिए यहाँ पर पहली बार शिक्षा में 1 लाख रुपए के लिए फंड एलोकेट किया गया था। और यहाँ पर भारतीय साहित्य विज्ञान के लिए यहाँ पर प्रमोट करने के लिए अलग से ही व्यवस्था की गई थी। यानी कि यहाँ पे साहित्य के लिए एक अलग व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है इस एक्ट में। और यहाँ पर मिशनरी, ईसाई मिशनरी की आगमन आने की शुरुआत हो गई थी, जिसके द्वारा यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर ईसाई मिशनरी आना चालू हो गए थे। और स्थानीय निकाय पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको ये पावर दिया गया था कि जो वहां पर स्थानीय लोग थे उस पर यहाँ पर करारोपण किया जाए, कर लगाने की व्यवस्था की जाए। अगर वो कर नहीं देते हैं तो यहाँ पर दंड का भी प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में। आइए हम चलते हैं अब अगले एक्ट की तरफ में, जो कि है 1833 का 1833 का चार्टर अधिनियम, उसको हम समझेंगे। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए कि इसमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार बनते हैं, तो इसको भी हम पूरा एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझने वाले हैं। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, ये ब्रिटिश सरकार के केंद्रीयकरण की दिशा में ये अधिनियम बहुत ही ज्यादा निर्णायक कदम था। यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से सेंट्रलाइजेशन के लिए ये अधिनियम लाया गया था। और यहाँ पर ये अधिनियम एक निर्णायक कदम के रूप में जाना जाता है। गवर्नर के द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट कहा जाने लगा था इस अधिनियम। यानी कि इस अधिनियम के बाद में अब भारत का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, उसके द्वारा जो भी एक्ट बनाए गए थे ना, उसको यहाँ पर जो कानून बना रहे थे वो कानून को यहाँ पर एक्ट कहा जाने लगा। और साथ ही साथ में ये जो अधिनियम था, अब इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का गवर्नर जनरल और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, क्लियर हो गया, भारत का गवर्नर, यानी कि अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल इस अधिनियम के बाद में बन गया था, जिसमें कि सभी नागरिक और सैन्य शक्ति उसके अंदर में निहित थी। यानी कि अब उसके पास में जिसमें कि सभी नागरिकों की और सैन्य शक्ति इसके अंदर में इस गवर्नर पद के अंतर्गत निहित कर दी गई थी। और इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया था जिसका कि ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर 1833 का अधिनियम लाया गया तो उस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही साथ में इसमें नागरिक और सैन्य शक्ति भी निहित कर दी गई थी। और इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा का पूरा नियंत्रण हो गया था। और इस समय जो गवर्नर जनरल बनकर आया था भारत का गवर्नर जनरल, वो था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग। तो इसके कुछ पॉइंट जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र में, गवर्नर जनरल को भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कानून बनाने की शक्ति इस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। और साथ ही साथ में यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या यहाँ पर दोबारा बढ़ाकर 4 कर दी गई थी, जिसमें कि 3 कर दी गई थी 1700 जो पीस इंडिया एक्ट का अधिनियम था 1784 का, उसमें कम कर दी गई थी 1700 हाँ जी ठीक है 1784 का, 1786 के बाद में 1793 में इस समय कम कर दी गई थी। लेकिन अब जब 1833 का आया तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या यहाँ पर दोबारा से 4 कर दी गई, ठीक है ना। और यहाँ पर संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का प्रावधान किया गया। और यहाँ पर भारत एक वास्तविक केंद्रीकरण के रूप में, यानी कि केंद्रीय सत्ता के रूप में यहाँ पर भारत को आगे ले जाया जा रहा था इस अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम। और साथ ही साथ में इस अधिनियम में मद्रास, बम्बई के गवर्नर को
जो विधायिका की शक्ति, संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। यानी कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसके पास में यहाँ पर सारे पावर आ गए थे। उसके द्वारा बनाए हुए जो कानून थे उस कानून को वो एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते थे। और उस समय जो बंबई का गवर्नर था और जो मद्रास का गवर्नर था, ये दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर की जो विधायी शक्ति थी वो विधायी शक्ति यहाँ से उनको खत्म कर दी गई थी, उससे उनको वंचित कर दिया गया था। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की विधायिका के असमित मतलब कि अनलिमिटेड पावर यहाँ पर प्रदान कर दिए गए थे 1833 के चार्टर अधिनियम। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियमित कानून कहा गया। यानी कि इसके अंतर्गत जो पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून, यानी कि इससे पहले के जो कानून थे वो एक नियामक कानून के रूप में कहा गया। और इस कानून के तहत जो कानून बने उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। इससे पहले यानी कि 1833 से पहले के जो कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया था इसमें। और इसके बाद में जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया और इसके बाद में बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना, देन उसके बाद में जो कानून बने उन सभी कानूनों को एक्ट या फिर अधिनियम कहा गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया जिसकी सदस्य की संख्या 4 थी। 1833 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम में विधि आयोग का गठन किया गया था और इस विधि आयोग की जो संख्या थी वो 4 थी, नोट कीजिएगा। और इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। और इन्होंने मैकाले जिसको कि कोड ऑफ लॉ यानी कि कोडिफाइंग लॉ यानी कि मैकाले संहिता के नाम से जाना जाता है, जिससे कि यहाँ पर सीपीसी और सीआरपीसी यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ और का जो गठन हुआ, जो नियम बने वो नियम मैकाले के द्वारा लाए गए थे। यानी कि मैकाले संहिता का निर्माण किया गया इस विधि आयोग के द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद, ठीक है ना, भारत की परिषद बनी और इसमें पीआईए 1784 के द्वारा सदस्यों की संख्या जो कि 3 को पुनः 4 कर दिया गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया 1784 में, जो कि जिसमें कि 4 सदस्य थे उनको घटाकर 3 कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें सदस्यों की संख्या जो 3 थी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया। और यहाँ पर विधि वक्ता जो थे उनकी सदस्यों की संख्या 4 हो गई थी। लॉर्ड मैकाले जो कि विधि सदस्य थे, जो कि एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी एक विधि सदस्य के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे। क्लियर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो की जाने वाली गतिविधियां थी वो यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी। यानी कि जो कि एक व्यापारिक निकाय के रूप में यहाँ पर काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी सारी गतिविधियां यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, इस के बाद में यानी कि, और अगला पॉइंट, सरकारी सेवाओं में चयन हेतु यहाँ पर खुली प्रतियोगी परीक्षा जो कि लंदन में होने वाली थी उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। यानी कि चार्टर एक्ट 1733 का में यहाँ पर सिविल सेवक यानी कि सरकारी जो परीक्षा थी उसमें सिविल सेवक के चयन के लिए एक खुली परीक्षा के आयोजन की शुरुआत का प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद या कार्यालय और रोजगारों में हासिल करने के लिए यहाँ पर वंचित नहीं किया जाएगा, ये इस चार्टर एक्ट में कहा गया था। लेकिन यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। ये फिर आगे जाकर जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है उस समय इसको आगे बढ़ाया गया था, ये यहाँ पर जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, 18 शताब्दी के तहत सरकारी चयन में जाति वर्ण आदि का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं था। और साथ में लेकिन ये प्रावधान बाद में इसको हटा दिया गया है। यानी कि ये जो परीक्षा थी, इस परीक्षा में विरोध हुआ था किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया, इस कारण से प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था उस समय, जो कि 1833 में यहाँ पर मैकाले मिनट ने यहाँ पर, और साथ ही साथ में खुली परीक्षा के तहत भारतीयों को यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था जो दी गई थी
खुली परीक्षा में, यहाँ पर चयन की प्रतियोगिता में यहाँ पर भारतीयों को यहाँ पर सरकारी सेवा में मौका मिल रहा था, उस मौके को यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है। भारत में दास प्रथा की समाप्ति। ठीक है, यहाँ पे दास प्रथा की भी समाप्ति यहाँ पर होती है, जो कि 1843 में यहाँ पर देखने को मिलती है। 1843 में इस अधिनियम के तहत, जो कि 1833 में आया था, इससे दास प्रथा की भी समाप्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इससे पहले 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। 1829 में, जब 1829 में ये बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, तो उस समय राजा राम मोहन राय के साथ में प्रयास करते हुए सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंक के गवर्नर जनरल के पद पर होते, जब वो बंगाल का। लेकिन जब 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना, तब ये सारे कार्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अब इसी के तहत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को पहली बार आधिकारिक तौर पर, ठीक है ना, एक बड़े उपनिवेश के रूप में कहा जाने लगा, यानी कि एक बड़ा उपनिवेश के रूप में ये सामने आया। साथ ही साथ में पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया, जो कि गवर्नर परिषद हेतु प्रयुक्त किया गया, यानी कि पहली बार यहाँ पर एक भारत सरकार का शब्द जो हुआ था, वो शब्द का उपयोग चार्टर एक्ट 1833 में यहाँ पर उपयोग हुआ। ये याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार भारत सरकार का उपयोग कौन से एक्ट में किया गया था, तो वो 1833 का चार्टर। बंगाल को आगरा व बंगाल में विभाजित करने के लिए असफल योजना की प्रयास भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब मात्र एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था, जो कि यहाँ पर व्यापारिक जो एकाधिकार था वो पूरी तरीके से 1833 के एक्ट में यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। अब ये सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई थी 1833 के चार्टर। साथ ही साथ में यहाँ पर भारत में अंग्रेजों को मुफ्त में निवास, यानी कि मुक्त निवास, भारत में अंग्रेजों को मुक्त निवास मिला था, यानी कि फ्री सेटलमेंट, यहाँ पर मुक्त निवास मिल गया था। ये इस एक्ट के तहत यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है। और 1837 इसी एक्ट के तहत 1837 में जिस समय यहाँ पर फारसी भाषा का उपयोग होता था, अब फारसी भाषा के स्थान पर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा का उपयोग होना चालू हो गया था 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में। फारसी जो भाषा है वो अब ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल भाषा में ना होते हुए अब सिर्फ अंग्रेजी भाषा का उपयोग 1833 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा, और इसके बाद का जो एक्ट है वो आएगा अपना 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। यानी कि 1833 का चार्टर एक्ट मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया। अगली क्लास में 1853 का चार्टर एक्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर विक्टोरिया शासन के जो एक्ट आते हैं, उन एक्ट को भी अगली क्लास में अपन कुछ कंप्लीट। तो ये क्लास में यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएगा, और साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, और वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो जो कि आप अनलिमिटेड टाइम देख पाएंगे, और उससे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।